Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is Rifat Jahan and the topic of our discussion is biological method from chapter number 1 Introduction of Class FSC Part 1. चलें जी, जैसा कि आज आपको पता है, आज हमने बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस करना है। हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, इनके डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होते हैं और साइंटिफिक लॉ तक ये जो हैं वो स्टेप्स इसके देखे गए हैं। हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे, हम लोग हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन कैसे होती है उन वेज को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि थ्योरी कैसे बनती है, थ्योरी होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि थ्योरी जो है वो लॉ में कैसे कन्वर्ट होती है और लॉ क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन मैंने बायोलॉजिकल मेथड के जितने इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ईजी नोट्स जो मैं बना सकती थी मैंने बना के आपके सामने आज पेश करने हैं और इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं वो आज की वीडियो में मैं साथ ही मेंशन कर दूंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, स्लाइड पे मूव करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देखें तो हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था। आपने देखा होगा क्लास 9th का जो था चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस चैप्टर में आपने डिटेल से बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस किया होगा। आज इस क्लास में हम थोड़ी और मजीद टर्म्स को ऐड करेंगे इस टॉपिक में और फिर आपको पिछले टॉपिक्स और आज के टॉपिक को मैं रिलेट करके इंशाल्लाह बहुत इजी करके आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। चलो जी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप प्रोसीजर, एक पूरे का पूरा प्रोसीजर है विच इज अडॉप्टेड टू सॉल्व। हम क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्यों करते हैं इसको परफॉर्म, टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है ना उसके सोल्यूशन के लिए जो हम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं उसको बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने एक प्रॉब्लम ली, जैसा कि हमने मलेरिया को डिस्कस किया था। तो मलेरिया क्या थी, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसके सोल्यूशन के लिए हमने बायोलॉजिकल मेथड के साथ जो है वो परफॉर्म किया था और इस मेथड के थ्रू हमने उसके सोल्यूशन या फिर हमने उसकी पूरी की पूरी सीक्वेंस वाइज उसकी चीज़ें डिस्कस की कि प्रॉब्लम है क्या, ऑब्जर्वेशन की थी हमने, फिर हाइपोथेसिस दी, एक्सपेरिमेंट्स दिए एंड देन हमने लास्ट पे उनके रिजल्ट्स जो है वो कंक्लूड किए। ये कुछ डेफिनेशन थी, मैंने प्रीवियस नॉलेज के साथ भी इसको टैग कर दिया। चलो जी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। ये तो कुछ स्टेप्स के हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले आप देखें हम ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा करना, किसी चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद हम जो है वो इंफॉर्मेशन निकालना, डाटा निकालना, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम रिलेटेड अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका जो डाटा निकालते हो या उसको जो सर्च करते हो, हम उसको ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। अब बात आ जाती है ऑब्जर्वेशन ना हम खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी की कही गई इन्फॉर्मेशन को भी हम ऑब्जर्व करके जो है वो जब चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। मैं जब इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए, आ कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ और डाटा आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। कह रहे हैं कि ऐसा डाटा जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगा या कोई डाटा जो आप प्रीवियस डाटा भी हो सकता है या आप अपना जो डाटा उसको बनाने के लिए कुछ चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन निकालते हो किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड रेलिवेंट हो, वो इंफॉर्मेशन या डाटा उस प्रॉब्लम के रेलिवेंट हो, उसकी जो आप कलेक्शन करते हो वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन कैसे बनती है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपने पीछे भी पढ़ा होगा 5 सेंसेस इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। लेकिन इस क्लास में आप एक स्टेटमेंट और देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी। देखिए, जिस सेंस की जरूरत होगी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम उसी ऑब्जर्वेशन को उसी वे को यूज करके उसको परफॉर्म करेंगे। देखिए, हम नेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की तो मैं आपको बता दूं ये क्वांटिटी क्या कहते हैं। क्वांटिटी किसको कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, ठीक है, जो मैयर हो सके। अगर इसकी बात करें तो ये ऐसी होती है, ऐसी चीजें या ऐसी वैल्यू है जो मैयरेबल है,
ठीक है। नंबर 2, ये ऐसी वैल्यू होती है जो करेक्ट होती हैं, ठीक है, इनवेरिएबल होती हैं, ये इनकी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो रिजल्ट होता है वो इनवेरिएबल होता है। इनवेरिएबल मीन नो चेंजेबल, हम चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन होती है वो मोर इंफॉर्मेटिव होती हैं, करेक्ट होती हैं, मैंने आपको बता दिया ट्रू होती है। एग्जैक्ट जो हमें रिजल्ट मिलता है ना वो इस ऑब्जर्वेशन के बाद मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब जो दूसरी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो कह रहे हैं कैन नॉट बी मेजर्ड, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, ये जो है वो नंबर में, क्योंकि ये म्यारी है, वो मिकदारी है, ये म्यारी ऑब्जर्वेशन है, ये हम मेजर नहीं कर सकते। ऊपर वाली हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। आई होप आपको जो स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करना, फिर 2 किस्म की ऑब्जर्वेशन होती हैं, हमने वो देखी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। देखें ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, साउंड सेम है, लेकिन IS और ES का फर्क है। अगर कोई ऐसी एक स्टेटमेंट होगी उसको हम ये लिखेंगे सिंगुलर, अगर ज्यादा स्टेटमेंट हम बनाते हैं आफ्टर ऑब्जर्वेशन तो वो उसके लिए हम ES लाइक प्लूरल का वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथेसिस एक्चुअली होती क्या है। मैं आपको आसान वर्ड में बता दूं तो वो ये है कि जी जब हम कोई भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड हम जब डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जितनी हमें लग रही होती है ना कि ये चीज़ यहाँ हम ठीक जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है या ये वजह है। जैसा कि हमने पीछे क्लास 9th में ऑब्जर्वेशंस की थी, हमने क्या कहा था कि जी मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशनशिप। फिर हमने देखा जी इफेक्टिव ड्रग्स देखी, फिर हमने कहा कि जी मार्शीज वाटर जो हम ड्रिंकिंग उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, मलेरिया कॉज नहीं होता। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। देन उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस दी थी। एक हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है कोई भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जो आप ऑब्जर्वेशन करने के बाद परफॉर्म करते हो। वो हाइपोथेसिस मैं आपको एग्जांपल के साथ कोट कर रही हूँ। मलेरिया की एग्जांपल थी, जैसा कि हमने कह दिया था कि जी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हमने एक खास थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे दी, एक सिंपल इजी स्टेटमेंट हमने दे दी आफ्टर ऑब्जर्वेशन। कहानियां थी ना, उस कहानियों को सिंप्लीफाई करके जब हमने एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। क्लियर है? हाइपोथेसिस क्या दिया, अब आपको समझ आ गई कि हाइपोथेसिस क्या है। एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एनी स्टेटमेंट, ये कोई भी एक खास स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ कोट की कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, वो स्टेटमेंट लाइक एनी स्टेटमेंट गिवन बाय द साइंटिस्ट एज पर एक्सपेरिमेंट्स एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज थ्योरेटिकल स्टेटमेंट विदाउट एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। लाइक कहने का मतलब ये है कि कोई किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेते हुए ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी। ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हम एक्सपेरिमेंट से पहले देंगे। अभी हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं किया, उससे पहले की जो हम एक छोटी सी एक स्टेटमेंट देंगे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, वो हाइपोथेसिस होगी। क्लियर है? लाइक ये एक्सपेरिमेंट से पहले तक का जो स्टेटमेंट होगी या डाटा होगा उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम हाइपोथेसिस की डेफिनेशन मजीद क्लियर देख लेते हैं। सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द ऑब्जर्वेशन इन डाटा, जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा किया वो उसको डाटा फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, फॉर्म टू गिव अ स्टेटमेंट, ताकि वो एक स्टेटमेंट दे सकें जो कि उस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहा जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने आपको प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया एक स्टेटमेंट दे दी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डिफरेंट वेज होते हैं फॉर्मुलेट, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के 2 डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। अब पहले तो आपने नहीं इतनी डिटेल पढ़ी, इस क्लास में हम थोड़ी सी हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन में डिटेल पढ़ेंगे। जैसा कि कह रहे हैं कि देयर आर 2 वेज, मेन वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। 2 वेज होते हैं। नंबर 1 डिडक्टिव रीजनिंग, अदर वन इज इंडक्टिव रीजनिंग। अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, डिडक्शन वर्ड होता है रिड्यूस करना, कम करना, लाइक स्पेसिफिक करना किसी चीज को। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें ना डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी होती है जो कि जनरल से स्पेसिफिक का सफर तय कर रही होती है। एक कोई आम सी बात से खास बात की तरफ जो है वो जा रही होती है, प्रोसीड कर रही होती है। हम ये देखेंगे और इसके बाद हम फिर इसकी जो है वो इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी जिससे हमें मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्शन होती क्या है। अब ये कह रहे हैं लॉजिकल कंक्लूजन्स ऑफ हाइपोथेसिस। देखें हाइपोथेसिस तो हमने एक स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद लॉजिक जरूर होनी चाहिए। उस लॉजिकल कंक्लूजन को हम डिडक्शन कहते हैं जो हम हाइपोथेसिस से निकालते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक का हाइपोथेसिस था कि जी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, एंड नाउ
उसके बाद उन्होंने डिडक्शन दी थी उस एक्सपेरिमेंट को लेते हुए कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये लॉजिक दे रहे हैं कि जी अगर तो ये वजह है, हाइपोथेसिस अगर आपने जो बताई है वो वजह है, तो फिर ये है कि जो बंदा मलेरिया से इफेक्ट होगा उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। मतलब मजीद हाइपोथेसिस की जो मजीद लॉजिकल कंक्लूजन होती है उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। मलेरिया के अलावा भी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, आपकी बुक में जो एग्जांपल है मैं वो भी डिस्कस करूंगी। लिखा हुआ है कि जी डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इन डिडक्टिव रीजनिंग वी ड्रॉ स्पेसिफिक प्रिंसिपल फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल्स। मैंने आपको बता दिया कि हम स्पेसिफिक चीज को, प्रिंसिपल्स को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम जनरल से स्पेसिफिक का सफर कर रहे होते हैं हम। देखिए कह रहे हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इफ एंड देन इज फ्रीक्वेंटली यूज टू फ्रेम टेस्टेबल हाइपोथेसिस। वो कह रहे हैं कि डिडक्टिव जो लॉजिकल रीजन है ना वो इफ एंड देन, इफ और देन तक जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होगा। अब आपने जो है देखना है ना डिडक्टिव रीजनिंग की, जब मैं एग्जांपल दूंगी ना तो वो उधर इफ आएगा कि इफ, जैसा हमने कहा था कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन, तो ये इफ और देन जो है वो कह रहे हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा। ये उनकी दो वर्ड लॉजिक बेस्ड होती है जो कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज होती है। अब आपकी बुक वाली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। देखिए इफ का वर्ड यूज हुआ और यहाँ देन आ गया। ठीक है, ये आपको इस चीज से इंडिकेट करेगा कि हम डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, देखिए ये तो होगी ना मतलब जनरल सी बात है कि जी अगर तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं देन एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स। आपको पता है कि स्पैरो जो है वो एक स्पेसिफिक, हमने अब देखिए ना जनरल बात है बर्ड्स की, लेकिन हमने जब स्पैरो वर्ड यूज किया तो हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया उस जनरल स्टेटमेंट को। हमने कहा कि जो स्पैरोज हैं वो अगर बर्ड्स हैं, अब देखिए इफ आ गया था, बर्ड से पहले इफ आ गया, अब देखिए देन, अगर तो तमाम बर्ड्स के पास विंग्स हैं तो स्पैरो भी एक बर्ड है, तो फिर देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। देखिए हमने बर्ड्स का वर्ड यूज किया, हमने जनरल से लेके स्पेसिफिक का सफर इस डिडक्टिव रीजनिंग में तय किया। मजीद एक और एग्जांपल आपकी बुक में लिखी है, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि इफ, अगेन स्टार्ट विद इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर तमाम ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट बहुत जरूरी होती है फॉर देयर फोटोसिंथेसिस, देन एनी ग्रीन प्लांट, वो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, अगर हम डार्क प्लेस में उसको प्लेस करेंगे तब उनके अंदर ग्लूकोज या फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। देखिए ये कुछ लॉजिक है जो हम हाइपोथेसिस के बाद जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ या वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस एंड दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा। ये उल्ट है, वहां हम जनरल से स्पेसिफिक का सफर कर रहे थे, यहाँ हम स्पेसिफिक से जनरल का सफर करेंगे। लाइक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हम जनरल स्टेटमेंट देंगे। देखें लिखा हुआ है कि इन इंडक्टिव रीजनिंग वी कंक्लूड, हम कंक्लूड निकालते हैं जनरल प्रिंसिपल्स को फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, आगे हमने लिख दिया कि जी स्पेसिफिक जो जनरल तक ये सफर करते हैं। यहाँ अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से था और इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ कोट किया। जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा और इसका प्रॉपर आंसर भी मैंने स्लाइड में शो किया हुआ है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जी inductive reasoning used in the formulation of hypothesis is inductive generalization which is reasoning from specific to general। अगेन वही specific to general का सफर होता है। इंडक्टिव रीजनिंग को हम इंडक्टिव जनरलाइजेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपकी बुक में जो एग्जाम्पल लिखी होगी हम अगेन माइंड में रखिएगा, हम स्पेसिफिक बात से जनरल की तरफ मूव करेंगे। इफ वी नो दैट स्पैरो, देखिए स्पेसिफिक बात अभी बर्ड्स की बात नहीं हो रही, खास एक स्पैरो की बात हो रही है। कह रहे हैं कि इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, और बर्ड्स हैं, सो इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर स्पैरोज के पास विंग्स हैं, ईगल, पैरट, हॉक, क्रो आर बर्ड्स, सो दे मस्ट हैव विंग्स, उनके पास भी विंग्स होंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो पहले खास बात थी कि जी स्पैरोज के पास विंग्स, हमने कहा स्पैरो भी तो एक बर्ड है और इनके अलावा ये सारे बर्ड्स हैं, तो स्पैरोज के पास अगर विंग्स हैं तो जाहिर है इनके पास भी विंग्स होंगे। तो हमने जनरल बात कर दी, स्पेसिफिक से हमने जनरल तक का सफर किया। देन वी कंक्लूड, इंड्यूस कहते हैं ड्रॉ कंक्लूजन्स दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, के जी तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होंगे। स्पैरोज के पास है ये कोई खास बात नहीं है, तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं।
इनके अलावा भी कुछ जो है वो आपकी बुक में वेज डिस्कस किए हुए हैं जी। इंट्यूशन ऑफ इमेजिनेशन है, नेक्स्ट है एस्थेटिक जो है वो प्रेफरेंस है। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, इमेजिनेशन कह रहे हैं कि कुछ ऐसी हाइपोथेसिस भी हम फॉर्म कर सकते हैं जो कि इमेजिनरी हो सकती है, इमेजिनेशन में हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, ये भी एक जरिया हाइपोथेसिस देने का। नेक्स्ट है एस्थेटिक प्रेफरेंस। देखिए हम किसी चीज को देख के भी हाइपोथेसिस बता सकते हैं बगैर उस पर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट से पहले की बात है ना। एस्थेटिक प्रेफरेंस, हम देख के भी चीज को, फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक किसी केमिकल को देखते हैं, सोल्यूशन को देखते हैं, तो अगर हमारा बहुत तजर्बा है तो हम देख के कहेंगे कि हम इसमें वो सोल्यूशन नहीं मिक्स हो सकता क्योंकि इसका कलर नहीं चेंज हुआ, जो भी। तो हम किसी चीज को देख के भी हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट पेश कर सकते हैं। फिर रिलीजियस और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी चीज की हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, या आप अपनी फिलोसफी झाड़ है ये बंदा, तो फिलोसफिकल आइडियाज भी आप जो है यूज करके कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। देखिए एनालॉजी कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस कहते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस है ना, इसकी उस चीज से बहुत है, तो हम कह सकते हैं अगर इसके लिए ये स्टेटमेंट है तो हो सकता है उसके लिए भी हो। तो इस देख के स्ट्रक्चर्ड जो है वो कंपेयर करके भी हम हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर वंस। देखिए वो कह रहे हैं कि अगर हमने किसी एक चीज के बारे में हाइपोथेसिस देनी थी, लेकिन उसको देने से पहले ही हमने किसी और की स्टेटमेंट दे दी, लाइक हम जिस चीज पे काम कर रहे थे उसके अलावा हमने किसी चीज की डिस्कवरी दे दी, तो ये भी हाइपोथेसिस कुछ जरिए हो सकते हैं, इनके जरिए भी हम कोई एक सिंपल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉब्लम रिलेटेड दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको हाइपोथेसिस क्लियर हो गया होगा। हाइपोथेसिस था, इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, थ्योरी क्या होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कोई भी टेस्ट जो आप हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को देखते हुए परफॉर्म करते हो, कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हो सकती है। सो डिफरेंट जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए, उनको हम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट देख लें, द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स। देखें कह रहे हैं कि जब हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए आप डिफरेंट बार टेस्ट करते हो, उसको हम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। जैसा कि अब देखें यहाँ बताएंगे कि जब हम डिफरेंट हमारा जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट आ रहा होता है उसके बाद हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अगर तो टेस्ट तक का रिजल्ट ये सपोर्ट करता हुआ कि जो हमारी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी, तो साइंटिस्ट का जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उनके अंदर एतमाद पैदा होता है कि जी अब तक की टेस्टिंग, अब तक का जो हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड जो डाटा था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, अभी वो फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं थ्योरी और लॉ तक, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीज साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन दे आर नॉट फाल्सिफाइड। अगर वो गलत नहीं होते यहाँ तक के एक्सपेरिमेंट्स का स्टेप तक, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। चलें जी आगे हम देख लें, अगेन वही बात कहेंगे कि एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एनी बीइंग फाल्सिफाइड इज कंसीडर्ड वेल सपोर्टेड एंड इज जनरली एक्सेप्टेबल। कह रहे हैं कि अगर जो हमने अब तक की बार बार हाइपोथेसिस पे जो बार बार टेस्ट किए हैं, अगर तो वो टेस्ट सेम रिजल्ट दे रहे हैं हाइपोथेसिस वाला, उनको गलत नहीं होती हाइपोथेसिस, तब हम कहेंगे कि ये जनरली एक्सेप्टेबल है, हम उसको एक्सेप्ट जो है वो कर लेते हैं। दिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। अगर एक हाइपोथेसिस करेक्ट होगी तो ये एक तो एक्सेप्टेबल होती है, दूसरी ये वजह बन सकती है, बेसिस बन सकती है कि हम इससे मजीद जो है वो स्टेटमेंट्स प्रोसीड कर सके, मजीद हाइपोथेसिस जो है वो ड्रॉ कर सके। चलें जी हाइपोथेसिस आपको क्लियर हो गया होगा, एक्सपेरिमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक्सपेरिमेंट्स का क्या काम होता है, क्यों परफॉर्म करते हैं और किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। यहाँ ये डिफरेंस देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी, आपने ये देखना है थ्योरी हम पढ़ते हैं क्या होती है। देखिए मैंने कहा था कि अगर तो यहाँ तक प्रोसीजर ठीक रहा, अगर तो आपकी जो हाइपोथेसिस वाली स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल होती है, तब बात थ्योरी तक जाती है। देखिए कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट्स एंड एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड थ्योरी। अब देखिए बात यहाँ आती है कि जो थ्योरी होती है ना, वो नेशनल लेवल पे होती है या आप कह सकते हैं कि ग्रुप लेवल पे होती है। फॉर एन एग्जांपल कि किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक ग्रुप में डिस्कस किया जाता है,
अगर तो उस ग्रुप के सारे साइंटिस्ट का रिजल्ट जो है वो सेम आता है, उनके सारे हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद सही प्रूव होते हैं, हम कह देंगे कि वो बात अब थ्योरी कहलाती है। ठीक है, सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट, हमने बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए, एक्सपेरिमेंट्स कर दिए और फिर वो एक्सेप्टेबल हो जाए तो उन साइंटिस्ट कम्युनिटी में, मतलब साइंटिस्ट जो सारे ग्रुप वाले उनका सारा डाटा सेम आया, हम कह देंगे कि अब जो है वो थ्योरी बन गई। देखिए लॉ नहीं बना अभी, लॉ जो है वो बहुत ही अगले लेवल तक की बात होती है। लॉ बहुत देर बाद और बहुत कम बनते हैं लॉ। इवन एक साइंटिस्ट अगर जो काम कर रहा है ना, वो अगर यहाँ से चले भी जाता है इस दुनिया से, तब भी उसका काम वहाँ स्टॉप हो जाता है। उसके बाद न्यू आने वाले साइंटिस्ट उसका वर्क वहीं से उठाते हैं और आगे प्रोसीड करके तब कहीं जाके लॉ बनता है। तो लॉ जो है वो बहुत ही परफेक्ट, एक्यूरेट और टाइम टेकिंग होता है। थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। थ्योरी तो दो किस्म की थ्योरी है जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अब देखें आ जाता होता है कि व्हाट इज गुड थ्योरी एंड व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी। गुड थ्योरी और प्रोडक्टिव थ्योरी में ये फर्क है, जो गुड थ्योरी ना वो बड़ी प्रिडिक्टिव होती है, एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है, वजाहत जो है वो दी जा सकती है, और ये जो बड़ी एक्यूरेट होती है गुड थ्योरी बहुत ही सिंपल होती है, बड़ी जनरल होती है। प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं ये भी जनरल होती है, सिंपल होती है ये, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये रिलेटेबल है बट ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ थ्योरीज हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी इन दोनों की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितनी स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी है आप उसको उतनी ही कर लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज साइंटिफिक लॉ। क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। साइंटिफिक लॉ क्या चीज होती है। साइंटिफिक लॉ वो होता है, अब देखें जब थ्योरी होती है ना, तो जब थ्योरी तक बात आ जाती है ना, तो बहुत सारे जो है ना वो साइंटिस्ट इस थ्योरी को ना एज अ चैलेंज लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि जो साइंटिस्ट का वर्क है ना, इसको हम किसी तरह से गलत साबित कर दें। अगर तो उनकी थ्योरी गलत साबित नहीं होती, तब वो थ्योरी जो है वो बात लॉ तक पहुंचेगी, तब वो थ्योरी लॉ की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगी। अब हम देखते हैं कि लॉ होता क्या है, साइंटिफिक लॉ होता क्या है, फिर मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगी, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म एंड और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी। कह रहे हैं कि ना खत्म कहते हैं कि जी जो ना गलत साबित होने वाली जब थ्योरी होती है ना, जिसको हम जुटला नहीं सकते, वो थ्योरी फिर बाद में लॉ बन जाती है। ठीक है, ये कांस्टेंट फैक्ट होता है। देखिए नेचर रिलेटेड होता है ना, बायोलॉजिकल जो मेथड है, हम बायो लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो जो नेचर जाहिर है नेचुरल फैक्टर है, तो नेचर का कांस्टेंट फैक्टर जो होता है ना वो एक्चुअली लॉ होता है। जब हम नेचुरल फैक्टर्स को डिस्कवर करते हैं वो लॉ ही होता है एक्चुअली। ठीक है, हमने कह दिया कि लॉ तब बनता है जब कोई थ्योरी जो है वो गलत साबित ना हो, कोई भी चैलेंज जो है साइंटिस्ट उसके एज अ चैलेंज ही क्यों ना ले। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ थ्योरी सर्वाइव्स दिस skeptical approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a scientific law। कि अगर जो है वो अगेन ये भी वही बात, अगर किसी थ्योरी को वो चैलेंज लेते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है, कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी पुराने साइंटिस्ट के वर्क को परफॉर्म करता है, उसका रिजल्ट अगर सेम आएगा जो पहले साइंटिस्ट का आया था, तब वो बिल्कुल उसकी थ्योरी को गलत साबित नहीं कर सकता, तब जो है वो स्टेटमेंट जो है वो लॉ बनेगी। क्लियर है, अगर उसको वो तब्दील या चेंज नहीं कर सकता तब वो लॉ बनेगी। आगे लिखा हुआ है जी, बायोलॉजी शॉर्ट इन लॉज बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ लाइफ। बता दिया है कि तब्दील होने वाली नेचर जो होती है जिंदगी की, इसकी वजह से बहुत शॉर्ट और कम जो है वो लॉज हैं। जैसा कि एग्जांपल देख लें, हार्डी-विनबर्ग लॉ है, मेंडल्स लॉ आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इनहेरिटेंस का, ये कुछ लॉज हैं कि देखा आपने कितना पुराना वर्क है। ये ऐसे लॉज हैं जो अभी भी चेंज नहीं हो सकते, इवन कभी भी चेंज नहीं हो सकते। आप जब भी इन लॉज को परफॉर्म करेंगे, इनके किसी भी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को गलत साबित करना चाहें, आप गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल फैक्ट्स हैं जिनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके लॉ बनाया। क्लियर है, नेक्स्ट ये स्टेटमेंट देख लें, लास्ट स्टेटमेंट है हमारी आज के लेक्चर की, दैट इज दीज लॉज आर इवन मोर जनरल देन थ्योरीज एंड अफोर्ड आंसर्स टू मेक मोर कम्प्लेक्स क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई देयर आर फ्यू लॉज इन नेचर। वही बात अगेन दोबारा बोली कि जी बहुत ही ज़्यादा थ्योरी जनरल स्टेटमेंट होती है, लेकिन जो लॉ होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बड़ी इन पे रिसर्च बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ थे लॉ। तो हमने अब तक की जो है वो अपने लेक्चर में पढ़ा कि बायोलॉजिकल मेथड्स होते क्या हैं, अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स को किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो हमने ऑब्जर्वेशन से लेके साइंटिफिक लॉ तक डिस्कस किया। आगे हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और जो है वो आपकी एक रिवीजन टेस्ट भी हो जाएगा।
मेरे साथ आप लोग परफॉर्म करेंगे। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 देखें, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। मैं अगर अपना पॉइंटर ऑन कर लूँ, आप तब तक सोचें इसका आंसर क्या होगा जी। इसका आंसर है बायोम। यस यू ऑल आर राइट, अगर जिनको बायोम लग रहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हमारा सेकंड एमसीक्यू, दैट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। अब जिनको तो लग रहा है कि जी इसका आंसर थ्योरी होगा, रीजनिंग होगा, रिडक्शन होगा एंड हाइपोथेसिस होगा, तो वो इनका इसका आंसर है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। मैंने ऑलरेडी आपको पीछे एक्सप्लेन किया है ये टॉपिक। चलो जी नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड अपनी स्टेटमेंट, द रीजनिंग दैट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। वो रीजनिंग जो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, इंडक्टिव होती है, डिडक्टिव होती है जी, डिडक्टिव होती है। इंडक्टिव तो होती है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस क्या कहलाती है जी। ऑप्शंस देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। यस, जिनको बायोडाइवर्सिटी लग रहा है वो ठीक लग रहा है, बायोडाइवर्सिटी इज इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी पांचवा स्टेटमेंट, एंड दैट इज परसेंटेज ऑफ एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स अमंग द नॉन स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। हमने जरा एनिमल्स की परसेंटेज जब मैंने बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें थी। इसका क्या आंसर है, जिनको तो लग रहा है 19.9 है उनका आंसर ठीक है। चलें जी, ये तो कुछ प्रीवियस टॉपिक और आज के टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज थे। इसको करने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको टॉपिक की कितनी अच्छी समझ आई है और आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।